चलिए शुरुआत करते हैं न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ के फंडे के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार एक बार फिर से एनएफओ बाजार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब निवेशकों में अक्सर निवेश को लेकर खलबलाहट होती है, जानने की उनको उत्सुकता होती है कि कहां निवेश किया जा सकता है, कहां पर कमाई के मौके हैं। और ऐसे में जब कोई एनएफओ आता है, जब कोई एनएफओ का अनाउंसमेंट होता है तो इंतज़ार रहता है उसमें पैसे लगाने का। लेकिन इसमें भी किस तरह के एनएफओ हैं जहां पर आपको पैसे लगाने चाहिए और किस तरह के एनएफओ से आपको बचना चाहिए। आप एक निवेशक होने के नाते कितने जागरूक हैं, आप एक निवेशक होने के नाते कितना समझते हैं बाजार के जोखिम को, और ख़ासतौर से जिस थीम पर एनएफओ आ रहे हैं उसको लेकर आपकी कितनी अवेयरनेस है, कितनी आपको समझ है। ये तमाम मुद्दे जो है वो मायने रखते हैं, क्योंकि ये आपकी गाढ़ी कमाई का एक विषय है। अपनी गाढ़ी कमाई आप एक ऐसे निवेश में डाल रहे हैं जहां से आपको मुनाफे की उम्मीद है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। पीयूष चंद्रा, हेड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स आईएफएल सिक्योरिटीज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में शामिल होने के लिए, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज एनएफओस पर। तो मैं एनएफओस की लिस्ट आपसे मांगूं जो कि बाजार में फ़िलहाल या तो खुले हुए हैं या तो आने वाले हैं। उससे पहले हमें एक आप बेसिक समझाइश दे दीजिए कि एनएफओ या न्यू फंड ऑफर होता क्या है। तो एनएफओ एक बेसिकली जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक नया फंड बाजार में ले आता है, उसको हम एनएफओ कहते हैं, जिसके द्वारा वो बाजार से निवेशकों के पैसे इकट्ठा करते हैं। और ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। अभी सेबी ने इसका जो टाइम पीरियड वो करीब 15 दिन का रख दिया। तो उन 15 दिनों में वो उस थीम पे अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ उस नए फंड में जो पैसा इकट्ठा करते हैं निवेशकों से, वो पूरी प्रक्रिया को हम न्यू फंड ऑफर या एनएफओ कहते हैं। ये बड़ा सिमिलर होता है आईपीओ जैसे, जो हमारे निवेशक उसके बारे में ज्यादा जानते होंगे। जैसे कोई नई कंपनी बाजार में प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होती है, तो वो आईपीओ लाती है, जिसमें कुछ समय के लिए आप निवेश कर सकते हैं और उसमें निवेश का एक प्रावधान होता है। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी जब नया फंड लाती हैं, तो उस प्रक्रिया को न्यू फंड ऑफर या एनएफओ कहा जाता है। तो हम इसमें और बारीकी से चर्चा करेंगे पीयूष, लेकिन अगला सवाल मुझे आपसे यही पूछना है। जो एनएफओस फिलहाल बाज़ार में खुले हुए हैं और आने वाले वक्त में हम या तो इन एनएफओस को आता हुआ देखेंगे जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानकारी दे दें। दर्शकों को हम बता दें कि हम केवल जानकारी के लिए इन एनएफओस की डिटेल्स लेंगे पीयूष से, और इनमें निवेश करने की सलाह हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। हालाँकि वो एनएफओस किस तरह के हैं, किस तरह का जोखिम उसमें है और किस तरह के निवेशकों को इस तरह के एनएफओ में पैसे लगाने चाहिए, इस तरह की बातचीत हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उनमें निवेश करने की सलाह यहाँ पर जो है वो नहीं दी जाएगी। बताएं कौन कौन से ऐसे एनएफओस हैं जो खुले हुए हैं। तो अभी एक वाइटोक का एनएफओ चल रहा है। वाइटोक कैपिटल करके एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एनएफओ चल रहा है, जो कि 12 तारीख को क्लोज होगा। दूसरा एक एनजे म्यूचुअल फंड है, उसका एक ईएलएसएस टैक्स सेवर एनएफओ भी चल रहा है। तो ये 2 एनएफओ अभी अवेलेबल है मार्केट। ऑलराइट, और ऐसे में कुछ ऐसे एनएफओस हैं जो आने वाले वक्त में हम इनको खुलता हुआ भी देखेंगे। जो जानकारी हमारे पास है वो एक बार दर्शकों को स्क्रीन पर हम लाकर दिखाते हैं। तो वाइटोक की आपने बात कर ली और एनजे म्यूचुअल फंड का भी आपने बात कर ली है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जो एनएफओ हाल ही में खुलकर जो बंद हुए हैं उनमें से मिरा एसेट, निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ भी रहा है। साथ ही इडलवाइज्ड फोकस्ड इक्विटी की हमने देखा कि वो पिछले साल के आसपास लॉन्च हुआ है, और पिछले साल हालांकि हमने काफ़ी बारिश देखी है एनएफओस की, और जिस तरह से बढ़ चढ़कर बाज़ार की चाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई एएमसीज के ज़रिए भी, निवेशकों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर एनएफओस ने जो है वो खींचा है। पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें पीयूष, तो
काफ़ी हद तक एनएफओज़ अब कम हुए हैं और बाज़ार की जिस तरह की चाल हमें दिखाई दे रही है, हमने देखा कि कुछ एनएफओज़ को रोका भी गया है लॉन्च होने से। मुझे आपसे ये जानना है कि ऐसा क्या होता है कि जब बाज़ार एक अच्छी दिशा में जा रहा होता है तो बढ़ चढ़कर एनएफओज़ हम आते हुए देखते हैं और उसमें निवेशकों का रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा आता हुआ दिखाई देता है। अगर आप उदाहरण के ज़रिए भी हमको समझा सकें, जो पिछले साल एनएफओज़ आए थे, उनमें किस तरह का सब्सक्रिप्शन और किस तरह का पैसा जुटा है और किस तरह का उत्साह देखा गया निवेशकों के ज़रिए? तो बेसिकली इससे पहले कि मैं स्पेसिफिक एनएफओ की बात करूं, एक बहुत ही सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूंगी कि जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड लेके आती है, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा मार्केटिंग करती है। निवेशक को हर जगह से उसके एड्स दिखते हैं, फंड मैनेजर टीवी पे आके एनएफओ की स्ट्रैटेजी बताते हैं और उस स्ट्रैटेजी को निवेश के लिए बहुत ही क्रिटिकल करार देते हैं। अचानक आपसे आपको एक न्यूज़पेपर में उसका ऐड दिख जाएगा, ना उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आपको डिजिटली भी प्रोवोक किया जाएगा कि अनेक माध्यमों से के द्वारा कि आपके आसपास एक इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा कि एक बहुत ही कंपेलिंग रीज़न बन जाए आपका निवेश उस फंड में या उस एनएफओ में निवेश करने के लिए। तो निवेशक को क्या लगता है कि भाई एक फोमो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैं इस फंड में निवेश नहीं कर रहा हूँ तो क्या मैं कुछ इम्पोर्टेंट लूज तो नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमारी कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, जो कि स्वाभाविक है। ये ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ही होता है, ये कई सारी जगह होता है। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक फंड की बात करूं तो एक बहुत ही अच्छा फंड मेरे दिमाग में आता है जो कि बड़ा यूनिक सा थीम था। आईसीआईसीआई का एक फंड आया था, आईसीआईसीआई प्रू पीएसयू इक्विटी फंड, जो कि एनएफओ अराउंड सितंबर 2022 में आया था। और ये इसमें कुछ 1200 या 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट फंड उन्होंने उठाया था। तो ये काफ़ी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी था उस समय, क्योंकि पीएसयू सेक्टर को अगर हम देखें तो हम ऐसा लगता है कि इनमें पैसे आने वाले समय में बहुत बनेंगे। पिछले 6 महीने के अगर हम रिटर्न की बात करें इस एनएफओ की, तो ये अराउंड 6.25% के आसपास का रहा है, जो कि एक इस इन मार्केट में जब मार्केट कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा पिछले 6 महीने। चलिए, अब यहाँ पर सवाल मेरा आपसे ये है कि एनएफओ में जब भी कोई निवेशक निवेश कर रहा होता है तो एक मिथ है जो एनएवी के आसपास घूमता रहता है और यही मेरे ख्याल से निवेशकों को कंफ्यूज भी करता है और आकर्षित भी करता है। तो किस तरह से एनएवी के बलबूते पर आप किसी भी एनएफओ में पैसा लगाने का कोई निर्णय ना लें, ये आप कैसे समझाएंगे? ये बड़ा ही एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि क्या होता है ना कि निवेशक एनएफओ को आईपीओ से कंफ्यूज करता है। आईपीओ में क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस बैंड होता है जिसमें निवेशक को ये लगता है कि अगर मैंने कोई भी आईपीओ में इस मिनिमम प्राइस बैंड में पैसा लगाया और कंपनी अगर अच्छी है, तो ये इस प्राइस बैंड के ऊपर ही खुलेगी। अ, या बहुत और यहाँ से ही मैं और ज़्यादा रिटर्न इन इस कंपनी में कमा सकूँगा। सिमिलरली ऐसा काफ़ी बार प्रोपोगेट किया जाता था, अब तो मैं कहूँगा निवेशक बहुत जागरूक हो चुके हैं। पहले ये बड़ा प्रोपोगेट किया जाता था कि भाई ₹10 की एनएवी पे, जो कि एक बड़ा बेस है, उसपे आपको यूनिट्स मिल रही हैं, तो इसलिए आप इन्वेस्ट कीजिए। जो पहले काफ़ी निवेशक उन कारणों से इन्वेस्ट करते थे, पर वो कारण अब मूलतः ज़्यादा नहीं रह गया है। अगर आप देखें, अब बहुत न जो जितनी भी नई या जितनी भी एसेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी नए फंड लेके आती हैं, वो वो इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग करती हैं कि नए इन्वेस्टर और जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, उनको एक कंपेलिंग रीज़न दे सकें कि वो उनमें इन्वेस्ट करें। अगर मैं तो आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊँ, तो बीते कुछ सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीब 80 लाख से ज़्यादा नए निवेशक आए हैं। ये एक रीसेंट स्टडी थी जो कैम्स के द्वारा की गई है, और नए निवेशकों के आने में अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड और ईज़ ऑफ डूइंग ट्रांज़ैक्शन का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
तो जब भी कोई एसेट मैनेजर आपसे निवेश करवाता है, तो वो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखता है कि जो आपका ट्रांज़ैक्शन है, वो बस कुछ क्लिक्स के माध्यम से हो जाए। और कोशिश यही होती है कि आपको बिना कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए या बिना किसी पेपर वर्क के एक बड़ा ही स्मूथ ट्रांजैक्शन का जो एक्सपीरियंस दिया जाए। इसके कारण भी मैं जो नए निवेशक हैं या जो न्यू एज इन्वेस्टर है जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा ही आकर्षित होता है नए फंड्स में और म्यूचुअल फंड्स में आमतौर पे पैसे डालने। हुँ। अ, पीयूष, अभी ये जो 2 एनएफओज़ हैं, व्हाइट ओक और एनजे के आपने कहे हैं, ये दोनों कैटेगरीज़ ऐसी हैं, एक तो मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड लॉन्च होने वाला है और एक ईएलएसएस है। अब ये दोनों ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनकी मौजूदा फंड्स बाज़ार में मौजूद भी है। अब अगर किसी निवेशक को इस कैटेगरी में निवेश करना है, मल्टी एसेट में करना हो, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है क्योंकि इसमें आपको अलग-अलग एसेट एलोकेशन में निवेश करने का मौका मिलता है, एसेट क्लासेस में निवेश करने का मौका मिलता है। आप इक्विटी में चाहें, सोने में चाहें, कमोडिटीज़ में चाहें आप निवेश कर सकते हैं और ईएलएसएस खास तौर से टैक्स बचाने के लिहाज से लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, वो भी तब जब अगर अभी आप पुरानी टैक्स रिजीम में हैं, पुरानी टैक्स की व्यवस्था में है। सवाल मेरा पीयूष आपसे ये होगा कि जब मौजूदा कैटेगरी के फंड्स हैं, तब मैं एक नए फंड में उसी कैटेगरी के किसी नए फंड में क्यों जाऊं? मेरे पास एक ऐसा फंड मौजूद है जिसकी पास परफॉर्मेंस भी है, हालांकि वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी भी फंड में निवेश करने का, लेकिन आमतौर पे जो निवेशक करते हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। एक हिस्ट्री है, परफॉर्मेंस है एक फंड की, और एक ऐसा फंड है जो बस अभी लॉन्च ही हुआ है एक ही कैटेगरी का। तो ये निर्णय हम क्यों लें और कैसे लें? इसको समझाने के लिए अगर मैं एक छोटा-सा आपको विश्लेषण करके समझा सकूँ, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दीज़ 2 एनएफओज़ जो अभी भी जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। अगर हम एक्चुअली देखें तो किसी भी एनएफओ की थीम समझने के लिए या किसी भी एनएफओ में निवेश करने के लिए एनएफओ की थीम समझना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है निवेशक के लिए। कि क्या ये थीम अगले कुछ सालों में मेरे लिए पैसे बनाएगी? इस थीम में इन्वेस्ट करने का में के लिए क्या कोई बहुत कंपेलिंग रीज़न है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या मेरे पास दूसरे विकल्प जैसे आपने कहा अवेलेबल हैं? तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहला तो किस एएमसी द्वारा ये एनएफओ लाए जा रहे हैं? क्या एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड या पेडिग्री जिसको हम कहते हैं क्या है? फंड मैनेजर जो जो हमारा पैसा मैनेज करेगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? उसने और कौन से फंड मैनेज किए हैं और किस तरीके से मैनेज किए हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है कि क्या ये फंड या ये इन्वेस्टमेंट प्लान जो जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान या गोल प्लान से सिंक होता है कि नहीं? क्या ये ये सारी चीज़ आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि हम और आप केवल गेस कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपका होगा वो आपका रिस्क एपेटाइट समझेगा, आपका टाइम होराइज़न समझेगा, आपका गोल काफ़ी बेहतर तरीके से समझता है। तो किसी भी अ अ अ किसी भी स्पेशलिस्ट से या किसी भी एडवाइज़र से जो कि इन इन चीज़ों में वो आपको अच्छे से जानता हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत ही क्रिटिकल चीज़ हो जाती है उसकी सलाह। और ऑब्वियसली अगर आप खुद रिसर्च करते हैं तो आपको एक बड़ा ही कंपेलिंग रीज़न चाहिए होगा बजाय किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स देखी हों विज़ा-विज़ जो फंड बिल्कुल ही नया हो मार्केट। चलिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है और एनएफओ की क्लास लगातार हालांकि हम शो पर लगाते रहते हैं। अब तो कुल मिलाकर अपने पोर्टफोलियो में आपको किस तरह से एनएफओज़ को जगह देनी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका निवेश करने का मकसद क्या है और आपकी निवेश करने की योजना क्या है, आपके निवेश के लक्ष्य क्या है। एक बार फिर भी मैं चाहती हूँ कि आईपीओ वर्सेस एनएफओ, ये एक डिबेट खासतौर से उन निवेशकों के मन में पीयूष जो कि नहीं समझते हैं हमेशा रहता है, क्योंकि लोग जो है पैसे कमाने का जो तरीका है वो एनएफओ में आईपीओ की तरह ही समझते हैं कि आपकी कमाई हो जाएगी। ये आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ जहाँ पर आप ये जो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है या गलतफहमी है उसको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते।
देखिए, अगर हम आईपीओ में पैसा डालते हैं, तो हम किसी एक कंपनी या बिज़नेस में पैसा डालते हैं। जबकि जब हम एनएफओ में पैसा डालते हैं या किसी फंड में, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो हम एक बुके में, एक थीम में और एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में पैसा डालते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि क्या ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो स्कीम का है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से तालमेल खाता है कि नहीं। एनएफओ में निवेश करना हमेशा हानिकारक नहीं होता है। मैं ये मिथ भी खत्म करना चाहता हूँ कि एनएफओ में निवेश करने के फायदे भी बहुत। कभी-कभी क्या होता है कि कोई नई स्ट्रैटेजी आई जिसमें जो पहले अवेलेबल नहीं थी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूँ तो सिल्वर ईटीएफ एक ऐसी कैटेगरी है जो पहले अवेलेबल नहीं थी। अब म्यूचुअल फंड्स में आप सिल्वर ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा विकल्प है, फाइनेंशियल विकल्प है, किसी भी सिल्वर कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। पीएसयू बैंक ईटीएफ या कोई एक अभी मैंने रिसेंटली देखा कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ फंड ऑफ फंड एक एएमसी के द्वारा आया था। ये एक नई तरीके की थीम है, जो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हैं। एनएफओ आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी दे सकता है, जो कि आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। और अगर क्या मैं इनको कुछ समय के लिए निवेश करके रखूं, तो क्या ये थीम प्ले आउट होगी या मुझे पैसा भी बन सकता है? ऑब्वियसली कई सारी एनएफओज में पैसा भी बन सकता है, बट हैविंग सेड दैट, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने विकल्प ध्यान से देखें। एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं उसको भी अच्छे से स्टडी करें। नए फंड मैनेजर, एएमसी कैटेगरी, कॉस्ट को अच्छे से समझें। उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको नो आपके लिए बहुत आपकी फाइनेंशियल नीड्स को बहुत अच्छे से समझता है, आपके रिस्क को अच्छे से समझता है, आपके गोल अलाइनमेंट को अच्छे से समझता है, और वो आपको एक सही सलाह दे सकता है कि आपको फंड्स में, एनएफओज में या एग्जिस्टिंग फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एब्सोल्युटली, और मेरे ख्याल से इसी के साथ एनएफओ को लेकर जो हमारी चर्चा है उसको यहीं समेटते हैं। पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आप